अगर उसका 10,000 रुपये में क्या इन्वेस्ट करना है उसकी बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए एक सेकंड इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है। तो कैपिटल प्रोटेक्टेड के साथ में अगर मुझे कुछ इनकम नहीं चालू हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? यार ये सुनी सुनी सी बातें लगती कि कल फुल जोश में हमने डिसाइड किया कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन फिर हम क्या देखते हैं 100 अलग अलग चार्ट, 100 अलग अलग एक्सपर्ट की सलाह, और इस दौरान इसमें इतना शोर है कि हमें लगता है कि यार छोड़ो, रहने देते हैं, इन्वेस्टमेंट बाजू में ही है, अपना जो सेविंग एफडी चल रहा है वही बढ़िया है। फिर बाद में अचानक एक ख्याल आता है कि यार जो सेविंग अकाउंट में मेरे पैसे पड़े हुए हैं वो इन्फ्लेशन, वो महंगाई के कारण धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं। ये जो शोर है, ये जो कंफ्यूजन है, इस सबको अगर हम बदल दे तो, ये सिनेरियो ही चेंज कर दे तो, जो डर है उसको हम निकाल ले तो, डर रुकना है, इसको चेंज करना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इसको हम एक सही रूट पे लेके आए। तो इन शोर को कम करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट गाइड है, कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे इसको लेके जाए, इसी के लिए हमारे साथ में आज एक स्पेशल गेस्ट है, मिस्टर सिद्धार्थ कुलकर्णी सर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जो पॉडकास्ट हमने किया इनके साथ में, वो काफ़ी अच्छा रहा। हमने पार्ट 1 ही डाला है, पार्ट 2 हम बाद में डालेंगे, लेकिन उसके पहले हमने सोचा कि यार जो हमारे चर्चे हुए हैं जिस पॉइंट को लेके, वो हमारी ऑडियंस तक पहुंचने चाहिए। तो ये अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं, ये प्लान बी इन्वेस्टमेंट के को फाउंडर एंड फाउंडर दोनों हैं। पिछले 10 साल से इंडियन फैमिलीज को गाइड कर रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट प्लान बना के दे रहे हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं। तो सर आज आप हमें एक क्रिस्टल क्लियर रास्ता बताइए कि एक बंदा, एक यंगस्टर या रिटायरमेंट करे या अपने बच्चों के लिए प्लान करे तो वो कहाँ से स्टार्ट करे। तो प्लीज़ एक कुछ क्वेश्चंस हैं हम जो धीरे धीरे करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के ही है। पिछली बार जब हम इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे कुछ क्वेश्चन हम नहीं कर पाए थे, तो आज हम वो एक एक क्वेश्चन को करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम पहले क्वेश्चन पाते हैं। सिद्धार्थ जी चलिए एक पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं कि बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये रिस्की है। वो अपने पैसे को सेविंग्स या एफडी अकाउंट में सेफ रखना ज़रूरी समझते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इतना ज़रूरी क्यों है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ योर पॉडकास्ट। हमारा लास्ट पॉडकास्ट में मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला। आई होप आपके दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दरअसल तो पता नहीं, ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने पिछला पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, आप उसको बहुत एंजॉय करेंगे और उसका फीडबैक ज़रूर शेयर करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि इन्वेस्टमेंट ज़रूरी क्यों है। ओके, सी बेसिकली इन्वेस्टमेंट एक, मैं कह सकता हूँ, इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। सी इन्वेस्टमेंट आपका एक फाइनेंशियल गोल है। ओके, आप बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आपके जीवन में अलग अलग लाइफ स्टेजेस आते हैं। ओके, और इट्स अ कंटिन्यूस जर्नी। मतलब इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप एक बार पैसा डालो, आप करोड़ों कमाओ और उसके बाद आप चैन की ज़िंदगी जी सकते हो। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होता है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जिसके पास पैसा है उसके पास उससे भी कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो इन्वेस्टमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ जर्नी। जिस प्रकार से आपकी गुड हेल्थ, आपकी गुड फैमिली रिलेशंस, आपका गुड पर्सनैलिटी, आपका गुड मेंटल हेल्थ होना चाहिए, उसी प्रकार से आपके जीवन में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है। ग्रेट पॉइंट से, बहुत ही बढ़िया। इन्वेस्टमेंट को इतनी अच्छे से मैंने समझा नहीं था। लाइफ का जर्नी है, जिस तरह सांस लेते हो, खाना खाते हो, उस तरह इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यस, तो पॉइंट तो सही है, लेकिन फिर ये बात कर लेते हैं कि एफडी सही जवाब है तो लोग नॉर्मली कहाँ जाते हैं? अगर मैं बोलूँ कि मुझे एफडी करना है, या मान के चलो मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ या रियल एस्टेट में करना चाहता हूँ, तो कौन सा बेटर है? क्योंकि अभी जैसे हम देखते हैं, अगर आप कोई भी मीडिया उठा के देख लो, न्यूज़ देख लो, ये लोग वो बताते हैं जहाँ पे इनको फ़ायदा है। यस, एफडी करके किसको फ़ायदा हुआ है? हाँ, एक टाइम पहले होता था, लेकिन आज की हम बात करें तो कोई बंदा उठा के भल लेके 2 के बाद में उसने कोई एफडी किया है 2025 तक अच्छे रिटर्न में खड़ा है। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, एक टाइम तक सूटेबल है, लेकिन फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि एफडी, गोल्ड, रियल एस्टेट, डालो कहाँ में पैसा? और रियल एस्टेट तो है नहीं आसान,
सोना खरीदने के लिए पैसा होना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या प्लान ऑफ मोड है आपका कि इन तीनों में कहाँ डाला जाए या कुछ और एक्सप्लोर किया जाए? ओके सी, ये बेसिकली जो आपने 3 चीज़ें कही हैं, एफडी, गोल्ड, रियल एस्टेट, ये बेसिकली एक प्रोडक्ट्स नहीं है। ओके, काफ़ी लोग इनको एक प्रोडक्ट समझते हैं। हाँ, जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स रहते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, सेविंग प्रोडक्ट, देन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसमें पहले तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और गोल्ड, एफडी, रियल एस्टेट की बात करूँगा तो ये डिफरेंट एसेट क्लास है। दिस इज अ एसेट क्लास। प्रोडक्ट और एसेट क्लास के बीच में काफ़ी अंतर है। ओके, सो आप हर चीज़ को एक एसेट क्लास की तरह देखना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट या एसेट क्लास बुरा नहीं है। मतलब आई एम नॉट सेइंग, आई विल नेवर से दैट एफडी इज़ बैड, एफडी नहीं करना चाहिए या गोल्ड नहीं लेना चाहिए या रियल एस्टेट नहीं लेना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको एग्जैक्टली आप जब इस 3 चीज़ों में चूज़ करते हो तो आपकी ज़रूरतें क्या है ये समझना चाहिए। आपके लाइफ गोल्स क्या है वो समझना चाहिए आपको। सच में अभी कुछ लोग देखता हूँ मैं, बहुत से क्लाइंट्स को मिलता हूँ, कुछ लोग एक घर खरीदते हैं, एक घर खरीदने के बाद दूसरा घर खरीदते हैं, दूसरा घर खरीदने के बाद तीसरा घर ही खरीदते हैं। हाँ, और बचा हुआ पैसा अगर कुछ रहता है, उनका ट्रेडिशनल थिंकिंग क्या रहता है, गोल्ड में पैसा लगाओ। ओके, विच इज़ नॉट बैड, बट इट इज़ नॉट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट क्लास। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, सिर्फ जैसे पैसा आता है, सैलरी होती है, उसमें से एक पार्ट निकालते हैं, एफडी करते हैं या पोस्टल सेविंग स्कीम्स करते हैं। सी, उससे होता क्या है, योर इन्फ्लेशन विल ईट अप योर मनी। सी, इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन कह सकते हो आप, देन दैट इज इन्फ्लेशन। ओके, तो इन्फ्लेशन इज गोइंग टू ईट अप एवरीथिंग इन कमिंग 5 years, 10 years, 15 years, 20 years। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी एसेट क्लास चूज कर रहे हो, एक तो पहले आपकी ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए। किसी भी एक एसेट क्लास में बहुत ज़्यादा पैसा मत डालो, ओके, क्योंकि वो रिस्की हो जाता है। हाँ, सेकेंडली आपका रिस्क एपेटाइट के बाद आपका लाइफ स्टेज देखना चाहिए। हाँ, जैसे आपका फॉर एग्जांपल किसी को चिल्ड्रंस एजुकेशन करना है या किसी को रिटायरमेंट इनकम करना है, तो चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए आप घर का सोना बेच के, प्रॉपर्टी बेच के तो एजुकेशन नहीं करोगे। आप रहने के लिए घर में रहोगे, ओकेजनली जब फंक्शंस होगा तब ज्वेलरी वगैरह पहनोगे, लेकिन एजुकेशन नीड्स के लिए आपको लगेगा कैश। एंड इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू सेल योर प्रॉपर्टी एंड गोल्ड टू एजुकेट योर चिल्ड्रन। ये सिमिलरली फॉर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में आपको पैसा जीना है, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, पेंशन सोर्स चाहिए, तो उसके लिए सोना बेच के या प्रॉपर्टी बेच के तो आप पेंशन नहीं ले सकते हो। कितने दिन सस्टेन करो? नहीं कर पाओगे। जब तक आज समझो कोई 20 साल का, आज समझो कोई 30 साल का है, 40 साल का है, 50 साल का है, 10 साल के बाद उसका एफडी का वैल्यू उतना होगा क्या? सी, एफडी इज मेंट फॉर शॉर्ट टर्म पार्किंग ऑफ फंड्स। एफडी उतना ही होना चाहिए जितना 6 महीने आपको आपके लाइफस्टाइल सस्टेन के लिए करने के लिए पैसा लगता है, उतने की एफडी होनी चाहिए। अगर उससे भी ज़्यादा एफडी हो रही है, then that means you are not diversifying your asset class, and in the long run वो बहुत ही हानिकारक है आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ के लिए। क्योंकि आपकी लाइफ स्टेज बदलेगी, हर 5 साल 10 साल में आपकी ज़िंदगी की ज़रूरतें बदलेगी। सिर्फ ज़रूरतें नहीं बदलेगी, मार्केट कंडीशंस भी बदलेगी। तो उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट्स और आपका एसेट क्लास मॉडिफाई होना, अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। हम अभी 2025 में हैं, ओके, तो 2000 साल की, 25 साल पुरानी या 50 साल पुरानी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आज काम नहीं आए हैं। तो एफडी, गोल्ड और रियल इस्टेट, इसके बीच में देखेंगे तो सबसे पहले आपको आपका लाइफ स्टेज प्लानिंग, गोल प्लानिंग एंड उसके बाद आपका एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन, इन तीनों के बारे में सोचना ज़रूरी है। वेल सेड, काफ़ी कुछ समझने को मिला। आपको समझ में आए ना आए, बट मेरे दिमाग में स्टोरी चालू हो गया था कि हमने क्या करना चाहिए। अभी बहुत आम सी बात है ना, बंदा मतलब अभी मैं अगर अपनी बात करूँ तो फिर मेरे एज के हिसाब से मैंने अभी अगर मैं रिटायरमेंट प्लान किया तो उस टाइम में मेरे को भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, मैं आप जो बोल रहे थे कि प्रॉपर्टी बेच के हम शादी या अपने जो फाइनेंशियल नीड्स है वो पूरी नहीं कर सकता। अभी देखो कि जब आदमी घर लेता है बहुत इमोशन से लेता है, यस, उस इमोशंस को बेचना उसको गंवारा नहीं होता, राइट। तो उस इमोशंस को आप ट्रेड कर रहे हो। करीब मैंने घर बेच के अपनी बेटी की शादी करवाई, ये सही नहीं होना चाहिए। बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपने बताया कि एक एसेट है और एक प्रोडक्ट है, तो आप
डिफाइन कर लो कि एसेट क्लास को मैं एज ए इन्वेस्टमेंट पकड़ के रख रहा हूँ, नॉट इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, नॉट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, दैट इज फॉर योर सेल्फ, यस, टू सेटिस्फाई योर सेल्फ कि मेरे को गोल्ड पहनना है, आई लव दैट, इसके लिए आप पहन रहे हो। पुराने ज़माने में हमारी दादियाँ कहती थी कि सोने में इन्वेस्ट करके रखो, बेटी की शादी में काम आएगा। बात सही है, बेटी की शादी में काम आएगा, लेकिन उसको बेच के काम नहीं आएगा। नहीं, उसकी शादी में आप वो दोगे, वो पहने खुश होगी, तो आप उसकी शादी का प्लानिंग पहले से कर रहे हो। आज के लोग क्या कर रहे हैं कि सोना खरीद के, रियल एस्टेट खरीद के, उसको बेच के फिर शादियाँ करवा रहे हैं। लोग दावरी के बारे में बोलते नहीं, लेकिन गिफ्ट के नाम पे लेते तो है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको आपका गोल डिफाइन करना ज़रूरी है। और फिर ये देखो कि आपको वो पैसा कब चाहिए। एफडी में जैसे आपने बताया कि शॉर्ट टर्म पार्किंग प्लेस है जहाँ पे आप अपने फंड को रख सकते हो कि अगर खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो कि जब तक जॉब ना हो तो 6 महीने तक आप रह पाओ। बनने को 6 महीना लगता है ये जॉब भी मिलने के लिए, तो उसके लिए वो ठीक है। और जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो दैट शुड बी नॉट योर ओनली पॉइंट सोल्यूशन। करेक्ट। तो इसी के साथ हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये कहते हैं कि ये तो बहुत टेंशन वाली बात है, गोल्ड और रियल एस्टेट का क्या, वो तो इंडिया के सबसे फेवरेट या मान के चलो फॉर एवर ट्रेंडिंग में से एक है, लोग यही तो जानते हैं। अभी बस भाई आपके पॉइंट का यही जवाब था कि गोल्ड और रियल एस्टेट अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग है। आप ये देखो कि अभी कुछ नए भी ये भी है REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये क्या कहते हैं कि आप पैसा डालो, मतलब स्टॉक मार्केट की तरह है कि स्टॉक्स में आप पैसा डालते हो, वहाँ पे आप पैसा डालो और फिर उसका कुछ रिटर्न्स मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन में सबसे ज़्यादा कुछ महंगा होता है तो वो रियल एस्टेट ही है। कि अभी 20 लाख का फ्लैट 5 साल के बाद में शायद 30-45 लाख का भी हो जाए, लेकिन इसमें एक प्रो और कौन दोनों है। कौन आगे समझे कि अगर बिल्डर ने बिल्डिंग स्टार्ट किया, कंस्ट्रक्टर ने दिया, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के साथ होता है प्रॉब्लम, गांव वालों का प्रॉब्लम, आसपास के लोगों का। तो आपके टर्म में जैसे आपने बताया कि गोल्ड, FD ये एसेट क्लास है, तो एक ऐसा कुछ मुझे चीज़ बताओ कि मतलब अभी मेरे पास अगर मान के चलो महीने का 10,000 देने को रेडी हो, तो मैं क्या अप्रोच लूँ कि गोल्ड में डालूँ या फिर अपने दूसरे एसेट क्लास में डालूँ या प्रोडक्ट में डालूँ, या और अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लेके अगर मैं कितने पैसे से स्टार्ट करना चाहूँ तो रिटायरमेंट मेरा प्लान हो। सेकेंडली ऐसा फंड कि मान के चलो अगर मेरे को 5 साल में वो चाहिए तो वो मैं निकाल पाऊँ, उसमें ऐसा कुछ लॉकिंग ना हो। ऐसा प्रोडक्ट है जो आप जानते हो या जो आपने किसी को रिकमेंड किया है? यस, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। ओके, और कुछ कॉम्बिनेशंस भी हैं, कुछ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस भी हैं। हमेशा जैसे मैंने पहले कहा कि हमेशा एक एसेट क्लास पे डिपेंड मत करो। ओके, एटलीस्ट टेक 2 to 3 एसेट क्लासेस कॉम्बिनेशन। अगर आज किसी के पास, व्यक्ति के पास सिर्फ 10,000 ही है हर महीने का इन्वेस्ट करने के लिए, हाँ, तो सबसे पहले प्रायोरिटी वो क्या देखेगा कि उसका कैपिटल प्रोटेक्टेड है या नहीं। उसको कैपिटल प्रोटेक्शन पे फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। जैसे हम प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये नहीं देखिए तो जाके देखो, पहले पिरामिड्स को समझना ज़रूरी है। यस, हमने एक फाइनेंशियल पिरामिड के बारे में बताया था हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो उसमें अगर फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देना है तो उसको कैपिटल प्रोटेक्शन को ही देना है। ओके, उसको पहले एक टर्म प्लान, मेडिक्लेम, क्रिटिकल इलनेस ऐसे प्रोडक्ट्स ही पहले प्रेफरेंस देना है। अदरवाइज उसका अगर कुछ खर्चा निकलता है, मेडिकल एक्सपेंस निकलता है, लाइफ को कुछ प्रॉब्लम होता है, ओके, सो दिस हिज फैमिली का सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज, अगर उसका 10,000 रुपये में क्या इन्वेस्ट करना है उसकी बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए एक सेकेंड इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है उसको। हाँ, मतलब वो ऐसा इन्वेस्ट करे कि एटलीस्ट 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद उससे एक उसको सेकेंड इनकम सोर्स जनरेट होना चाहिए। एंड दैट इनकम सोर्स शुड बी रिलेटिव टू इन्फ्लेशन। मतलब अगर आज वो 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, समझो 3 साल उसने 10,000 इन्वेस्ट किया, 3.5 लाख रुपए उसके इन्वेस्ट हो गए, 3,60,000 रुपए। तो 3,60,000 से उसको एक सेकेंड इनकम सोर्स क्रिएट होना चाहिए एटलीस्ट। मतलब 3 साल के बाद उसका इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 15,000 होना चाहिए। पॉसिबल है ये? पॉसिबल है। हमारे पास ऐसे भी कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स है जिससे आप वेरी नेक्स्ट मंथ से भी आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बढ़ा सकते हो, एक सेकेंड इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं अपने पास अवेलेबल। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे रोकता हूँ सर, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है क्या, भी जैसे मैंने बोला कि 10,000 में तो पहले कैपिटल प्रोटेक्टेड, तो कैपिटल प्रोटेक्टेड के साथ में अगर मुझे कुछ इनकम नहीं चालू हो जाए, राइट, ऐसा कुछ
हो सकता है? यस, इट इज़ पॉसिबल, व्हाई नॉट। हमारे पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहते हैं अपने देश में, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं, इंस्टीट्यूशनल कॉर्पोरेट्स रहते हैं, हाँ, उनके पास वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स अवेलेबल है, गवर्नमेंट बॉन्ड बेस्ड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ओके, तो उस प्रोडक्ट में आपका ना सिर्फ कैपिटल प्रोटेक्ट ही नहीं होता, बल्कि आपको एक सेकेंड इनकम सोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं विद द वेरी सेम 10,000। विद सेम 10,000 पर मंथ से भी आप सेकेंड इनकम सोर्स इजीली क्रिएट कर सकते हो, वो पॉसिबल है। ओके, क्योंकि आप बहुत सारा ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि अगर कुछ पैसा सेव करना है तो एफडी में जाके सेव करो, लेकिन एफडी तो रेपो रेट पे बेस्ड होती है। अगर आप देखोगे रेपो रेट का ट्रेंड लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स में, तो रेपो रेट कंटिन्यूस फॉल हो रहा है। ओके, अगर पूरे दुनिया की बात करेंगे, ग्लोबली इफ यू टॉक, इंडिया इज हैविंग द हाईएस्ट बॉन्ड यील्ड। ये लोग सोचते नहीं हैं। यूएस में, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, आप कहीं भी जाओ, जापान में जाओ, बॉन्ड यील्ड इतनी हाई नहीं है जितनी इंडिया में है। तो बॉन्ड यील्ड के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। बॉन्ड बेस्ड प्रोडक्ट्स रहते हैं जो आपको टैक्स फ्री रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम देते हैं, हाँ, एंड दैट इनकम रिमेन स्टेबल फॉर नेक्स्ट 20, 25, 30 ईयर्स ऑल्सो, जो एफडी में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो कहने वाली बात यह है कि 10,000 में कोई अगर आदमी इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका प्राइमरी इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या है, वो उसको देखना है। सी प्राइमरी इन्वेस्टमेंट व्हीकल किसी का अगर सिर्फ एफडी है, प्राइमरी इन्वेस्टमेंट व्हीकल किसी का अगर सिर्फ गोल्ड है, या सिर्फ रियल इस्टेट ही प्राइमरी इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, तो आपका पैसा इतना नहीं बढ़ेगा, बिकॉज वी आर इन 2025। ओके, आपका प्राइमरी इन्वेस्टमेंट व्हीकल एक फाइनेंशियल सॉल्यूशन ही होना चाहिए, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एसेट क्लासेस, एंड दिस इज अ नीड ऑफ टाइम। इस सोच को बदलना ज़रूरी है कि हम लोग क्या देखते हैं एज अ इंडियन। ओके, वी आर वेरी इमोशनल पीपल। ओके, सो हमारे पास पहले क्या रहता है, द मोमेंट काफ़ी सारे, अब आज भी हम लोग किसी ना किसी रूरल प्लेस से बिलोंग कर रहे हैं। हमारा नेटिव जो देखते हैं ना, दैट इज़ अ रूरल प्लेस। आवर पेरेंट्स, आवर ग्रैंड पेरेंट्स और अस, वी हैव माइग्रेटेड फ्रॉम सम रूरल प्लेस। तो हमारे फर्स्ट ड्रीम क्या रहती है एज ए इंडियन, मिडिल क्लास इंडियन की फर्स्ट ड्रीम क्या रहती है, अपना खुद का घर होना चाहिए। ओके, गाड़ी होनी चाहिए, खुद की गाड़ी होनी चाहिए, फिर शादी होनी चाहिए, उसके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ऐसे बेसिक लोगों की सपने रहते हैं, बेसिक नीड्स रहती हैं। ओके, तो वो नीड्स को सेटिस्फाई करने में उसके लिए कर्जे लेते हैं लोग और डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो यही हो रहा है। खासकर क्रेडिट कार्ड, आप कोई भी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट देख लो, हाँ, तो वो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में होता है, सैलरीड आदमी को एक इमीडिएट लोन मिलता है और कम से कम 25 से 30 साल वो लोन रीपेमेंट भी लगाता है। मैं ये नहीं कर रहा कि वो गलत चीज़ है, सी दैट इज़ अ इमोशनल डिसीजन, लेकिन अगर आप उस चक्कर में आपके बाकी के फाइनेंशियल एसेट्स ही क्रिएट नहीं कर पा रहे हो उस चक्कर में, देन दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। ओके, एंड वो प्रॉब्लम आज फेस नहीं करेगा कोई, वो प्रॉब्लम फेस होगा जब उसका लाइफ स्टेज बदलेगा, जब वो डिपेंडेंट हो किसी पे, उसके ऊपर जब लोग डिपेंडेंट होंगे तब उसको वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ऐसा ये सब चीज़ों से मेरे को वो वैसे इमेज प्ले हो रहा है, हाँ, कि मैं खुद एक इंजन हूँ, यस, मैं पीछे एफडी का बोगी लेके चल रहा हूँ। मतलब चलना 67-70 तक है, जब तक जिंदगी है तब तक वो ट्रैक पे चलोगे हम, राइट। तो ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं एफडी को लेके चलता रहो एक ही बोगी, मतलब इंजन का ताकत पूरा एक बोगी को खींचने में वेस्ट है, यस, जबकि मेरी क्षमता है कि मैं और 20 बोगीज को साथ में लेके जा पाऊँ। तो जाना भी चाहिए, तो वाई नॉट एफडी, वाई नॉट स्टॉक्स, वाई नॉट गोल्ड, वाई नॉट दिस प्रोडक्ट्स, डिफरेंट एसेट क्लास। तो ये साथ में लेके चलोगे तो जब एक ऐसा टाइम आएगा कि हाँ इस गाड़ी की मेरे पास जगह है, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। करेक्ट, ये दिया, यू गिव मी दिस, यू टेक दैट। तो मेरे पास बाकी ऑप्शंस के लिए भी 10 बचे हुए हैं। अभी मैं एक बोगी लेके जाऊंगा, मुझे ट्रेड करना है, तो वो दे दिया तो मेरे पास कुछ बचा नहीं। माई एंड ऑफ 70 आई रियलाइज आई वाज जस्ट इंजन, एक ही बोगी लेके घूम रहा था जिसका आज के दिन में कोई फायदा नहीं। वो बस आप एक जापानीज का भी एग्जाम्पल दे रहे थे। व्हाट आई हैव डन विद इनकी जो कल्चर्स होते हैं, उनके जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को पहले एडुकेट करते हैं कि स्टार्ट सेविंग। करेक्ट, कि आप जो कुछ भी कमाओ, यू सेव दैट। पहला जो प्रायोरिटी होगा
हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये रहना ज़रूरी है। वंस यू क्लियर दिस कि एक तो साल में एक ही बार भरना पड़ता है ना, सो योर सेविंग्स कैन बी डिवाइडेड। आपने पहले कैपिटल प्रोटेक्ट कर लिया, मतलब ये टर्म प्लान्स ले लिए, फिर आप बोल रहे हो कि जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स है उसमें डालो, कि वो ये नहीं बोलते कि गोल्ड में डालेंगे, ये नहीं ना, बोलते इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। कि मे बी देयर आर चांसेस कि स्टार्टअप कैन ग्रो। एंड व्हाट इज द स्टार्टअप? उनके ही ग्रुप में कुछ बंदा एक सोचता है कि हाँ ये है, तो वो सब मिला के उसको पैसा देते हैं यू टू स्टार्टअप, और उसमें वो पार्टनरशिप लेते हैं। इफ दैट वर्क्स, और ऊपर से ये नहीं कि एक ही जगह पे, अलग अलग जगह पर डाला उन्होंने, वो स्टार्टअप्स में कुछ ना कुछ चले, जो चल गए उसने अच्छा वेल्थ क्रिएट किया, जो नहीं चले वो बाकियों को बैलेंस कर दिया उसने। करने ये हो गया। इसके बाद में वो सोचते हैं कि अब घर बनाते हैं। मतलब आप ये सोचो कि पहले वो कैपिटल प्रोटेक्ट कर रहा है, इज फाइंडिंग अ वे कि जिससे घर बनाया जा सकता है। बर्डन नहीं है EMI लोन का कि मैं लोन लूँगा फिर जिंदगी भर करते रहूँगा। मैंने क्लास बना लिया, कैपिटल प्रोटेक्टेड है, एक और सोर्स बना लिया जहाँ जिस पैसे से लिए कि मैं मेरा घर बनाऊँ, जो मेरी सैलरी वो इम्पैक्ट ही नहीं हो रही है। अब मैं वेल्थ क्रिएशन में सोचूँ कि मैं स्टॉक्स में डाल रहा हूँ, फिर बाद में अलग इन्वेस्ट कर रहा हूँ होम सिक्योरिटीज़ में। तो ये सारे ऑप्शंस उनके पास एक्सप्लोर है। दैट्स द ओनली रीज़न व्हाई जापानीज आर ग्रोइंग मच फास्टर देन अस। हम कहते हैं वो 400 साल आगे नहीं, वो 400 साल आगे नहीं है, आप 400 साल पीछे हो, क्योंकि आपके घर वालों ने आपको वो सिखाया है कि भाई बहुत सिखाई अपनी ज़िंदगी है। आप देखो इतने दादा मतलब महाराष्ट्र कल्चर में आप ये समझो कि वो जो एकदम छपरी टाइप घूमते रहते हैं, ये गले में 10-10 सोने का सोना, हाथ यहाँ से यहाँ तक खड़े हुए हैं। अरे सी कि कितने पैसे वाले हैं। कहा जाता है ये कि जो आदमी सिद्ध है वो प्रसिद्ध नहीं है, और जो प्रसिद्ध है वो सिद्ध नहीं है। तो जो आपको दिख रहा है उसके पीछे उसका सर में क्या है वो देखो, क्योंकि जो 2 रुपये कमाता है उस पर 4 रुपये का प्रॉब्लम है, जो 2 करोड़ कमाता है उस पर 4 रुपये का प्रॉब्लम है। सर मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इसको असेसमेंट सही रखो, गोल्ड रिफाइंड रखो, गोल्ड सिल्वर की बुक अकेले लेके मत चलो, और भी उसको डाइवर्सिफाइड रखो, तो आप एक अच्छे खासे लैंड कर सकते हो। जब आपको इसकी ज़रूरत हो तब आदमी इन्वेस्ट क्यों करता है, ज़रूरत के टाइम यूज़ करना। अल्टरनेटिव ऑप्शन रखो ना, एक ही क्यों, सब रखो, और आपकी सैलरी के हिसाब से, आपके इनकम के हिसाब से एक ये प्लान बनाओ, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, एंड स्टार्ट क्रिएटिंग एंड नंबर ऑफ इनकम्स। यस, ठीक है। तो ये दिस वाज वेल एक्सप्लेन बाय हिम। ओके, तो सर हम यहाँ पे थे कि अगर गोल्ड भी लड़खड़ा रहा है, FD लड़खड़ा रहा है, रियल एस्टेट भी सही नहीं है, तो जो परफेक्ट सोल्यूशन है वो क्या होना चाहिए एज अ आम इंसान? तो अगर मुझे खुद से एनालाइज करना हो या इन्वेस्टमेंट करना हो, तो ये क्या मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है, या जैसे आप लोग वेल्थ मैनेजमेंट फर्म हो वो करते हैं तो वो ज़्यादा क्रूशियल अच्छा है? तो मैं क्या करूँ एज अ आम इन्वेस्टर कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे दादा परदादाओं ने बता रखा है कि FD करो या म्यूचुअल फंड्स करो, इतना ही मुझे पता है। तो एज ए इन्वेस्टर अगर गोल्ड नहीं चल रहा है, म्यूचुअल फंड नहीं चल रहा है, और कुछ भी ऐसे अल्टरनेटिव है जिसके जो रिजल्ट आने चाहिए, रिटर्न्स आने चाहिए, वो नहीं आ रहा है, तो यू बीन अ वेल्थ मैनेजमेंट फर्म, आप क्या सजेशन दोगे कि क्या करना चाहिए? ओके, सी बीइंग अ वेल्थ मैनेजर मैं एक बताऊंगा कि आपको जब आप कंप्लीट वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में सोचते हो, तो फर्स्ट इज इन्वेस्टर का अप्रोच भी होलिस्टिक होना चाहिए। होलिस्टिक, लाइक सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, या फिर एज अ वेल्थ एडवाइजर ऑल्सो वी डू नॉट रिकमेंड डायरेक्टली प्रोडक्ट्स। ओके, वी रिकमेंड डिफरेंट एसेट क्लासेस। जैसे एसेट क्लास होता है, एक किसी भी प्रोडक्ट को सिर्फ प्रोडक्ट के नज़रिए से देखने के बजाय के थ्रू आप अपने अलग अलग लाइफ गोल्स और लाइफ के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हो वो देखना चाहिए। See, there will be times when some asset classes like gold, real estate, ये सारे asset classes हैं। See, there will be time when some classes will perform, some classes will not perform। जिसे लास्ट 1 ईयर में देखते हो, पिछले सितंबर से अब ये सितंबर तक निफ्टी ने फ्लैट रिटर्न दिया है, राइट? सो इक्विटी एसेट एज अ एसेट क्लास हैज नॉट परफॉर्म, करेक्ट, बट देयर आर डिफरेंट अदर एसेट क्लासेस लाइक बॉन्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट, दे हैव परफॉर्म, लाइक मिड कैप, दे हैव आल्सो परफॉर्म गुड। मिड कैप ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, कुछ बॉन्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स है उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ओके, सो डिपेंड करता है, बट अभी इसका एक्सपोजर सभी को नहीं रहता ना, इस पर एक्सपोजर नहीं रहता है। तो सही चीज़ क्या करनी चाहिए किसी भी आम इन्वेस्टर को, उसको एटलीस्ट एक अच्छा एडवाइज़र
मे बी इंडिविजुअल एडवाइजर हो या कोई फर्म हो, या एक अच्छा मेंटर जो उसको हर लाइफ स्टेज में एक सही गाइडेंस दे सके, ओके, वो चूज करना है। अभी ये कौन सा फर्म सही है, कौन सा आदमी सही है, ये भी चूज करना मुश्किल होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, किसी भी इन्वेस्टर को अगर कुछ जानकारी लेनी है ना, तो आइडियली व्हाट दे शुड डू, दे शुड इन्वेस्ट इन देयर नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज भी ऑथेंटिक सोर्सेस से ही लेना चाहिए, इंस्टाग्राम टेलीग्राम से नहीं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। नॉट नेसेसरी हर इन्फ्लुएंसर आपको सही जानकारी दे रहा है। देयर आर इंस्टीट्यूट्स इन आवर कंट्री लाइक NISM, ओके, उनके कोर्सेज है। मैं तो मेरे हर इन्वेस्टर को और क्लाइंट को बोलता हूँ कि आप खुद एक NISM का प्रोग्राम करो, उनके कई सारी सीरीज रहते हैं। दे शुड एजुकेट देमसेल्फ। सेकेंडली, उनको उनके पोर्टफोलियो का एक रिव्यू और एनालिसिस हर 6 महीने में तो करना ही है। रीबैलेंसिंग करना है। 6 महीने में नहीं कर पा रहे हो, 1 साल में करो। एटलीस्ट 1 साल में आप बैठो, रिव्यू करो। मैंने कई बार देखा है, मैं जब लोगों से जाके मिलता हूँ, उनकी फैमिलीज में जाता हूँ, तो हस्बैंड रिव्यू में पार्टिसिपेट करते हैं बट वाइफ डज नॉट पार्टिसिपेट। वो अंदर चाय बनाती है या कुछ दूसरा काम करते रहती है। सी, दैट शुड नॉट हैपन। when you are securing or when you are providing financial services to family, तो हस्बैंड वाइफ जो भी वो घर के डिसीजन मेकर्स है या भी जो भी घर के डिपेंडेंट्स है, उन सब ने एक छोटा सा पार्टिसिपेशन उसमें देना चाहिए। ये जो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो वेल्थ मैनेजमेंट का प्लान बनाया है, आपको कई सारे नए आइडियाज आते रहेंगे। ये कई चीज़ों का आपको धीरे धीरे एक्सपोजर होगा, आपका रिस्क कम होगा। ओके, कई सारे फायदे हैं। सो बॉटम लाइन ये कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा मेंटर एडवाइजर पकड़ो, उसमें क्या रिव्यू ले लो, ओके, एंड खुद में इन्वेस्ट करो, खुद के नॉलेज में इन्वेस्ट करो। दिस इज द बॉटम लाइन। यही अगर अपन जापानीज मॉडल को भी अगर एग्जामिन करें, यस, तो उनके बड़े बुजुर्ग उनको सबसे पहले क्या समझाते कि भाई जो तुम कमा रहे हो उसको सेव करना स्टार्ट करो। करेक्ट। सेव करने के बाद में सबसे पहला काम क्या है कि आपका कैपिटल प्रोटेक्शन, यानी हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, टर्म प्लान ले लो, क्योंकि आगे चल के आपको क्या होगा ये आपको मालूम नहीं है। तो आपका बेस प्रोटेक्टेड रहे कि कुछ भी हो जाए तो इंश्योरेंस जो प्रोवाइडर है दैट विल टेक केयर। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यार अपने को कुछ नहीं होगा, अपन भगवान भरोसे बैठे हैं, ऐसा नहीं होगा। देयर आर मेनी थिंग्स जो ऐसे नोटिस में नहीं आता है। अभी एकदम से आदमी को कैंसर नहीं हो जाता है, एकदम से आदमी को हार्ट अटैक नहीं आता है, वो सिम्टम्स देते रहता है। अगर आप उसको पहले समझ जाओ तो मतलब आपको पॉलिसीज लेने में आसानी होगी। तो व्हाट डिड दे प्लान कि भाई वंस यू स्टार्ट अर्निंग एट 18, पहले तो ये टर्म प्लान, सेविंग प्लान ले लो, एंड देन फिर आप पैसे जमा करो, दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करो। अभी इन्वेस्ट भी कहाँ, वो लोगों ने डिफाइन कर रखा है कि अपने स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कि जो छोटे छोटे जिसके पास अच्छे आइडियाज़ है वहाँ वो डालेंगे, इसको रेनोवेट करेंगे, वो पेटेंट करते हैं अपने नाम पे और किसी बड़े फर्म को भेज देते हैं। तो ये हो गया कि स्टार्टअप वाज इनिशिएटेड और वो बन गया एकदम यूनिकॉर्न। या हो सकता है सिर्फ 3 ही अच्छे गए और बाकी के 7 गलत हो गए। राइट, तो ये जो 3 चल जाएंगे आपके 7 को कवर कर लेंगे। करेक्ट। फिर ये आप क्या कर रहे हो, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हो कि आपने इन्वेस्ट किया, वहाँ से कुछ आपको रॉयल्टी आ रहा है या कुछ पार्टनरशिप आपको आ रहा है, फिर उस पैसे से आप सोचते हो कि अब घर लेंगे। राइट, मतलब यहाँ पे इंडिया में देखो आदमी कमाने लगा कि अब ये दिन घर वाले पीछे पड़ जाते कि घर खरीद लो, करेक्ट, शादी कर लो। उनका वो नहीं है, वो 18 साल की उम्र से अपने बच्चों को इस तरह ट्रेन कर रहे कि बाय 25-26 दे आर फाइनेंशियली स्टेबल। ये इसके लिए आज आप देखो कि फिर उसके बाद वो क्या करेगा, फिर वेल्थ क्रिएशन देगा। मतलब सैलरी है, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम से घर ले लिया है, उससे सारे आपके बाकी के लग्जरी लाइफ पूरे हो रहे हैं। जो बचा हुआ आपका सैलरी का पार्ट है वो आप स्टॉक्स में डाल रहे हो, वो आप अलग ट्रेडिशनल वे में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर वेल्थ क्रिएट हो रहा है। मतलब ये जो फनल है ये कितने अच्छे से वेल बैलेंस्ड है। हाँ, बैठो अपने परदादा दादा के कमेंट्स को लेके, उनके सजेशंस को लेके कि गोल्ड में रखो, और बेटी बड़ी हो रही है, धीरे धीरे पैसा डाल के गोल्ड खरीदो, शादी के टाइम पे मदद होगा, घर खरीदो, घर बेच के आप सो एंड सो कर सकते हो। तो हमारी सोच को बदलना ज़रूरी है। सोच आप 2 चीज़ से बदल सकते हो। जैसे आपने बताया कि वेल एजुकेट हो जाओ, ये अब वेल एजुकेशन के लिए कोई आपको फ्री में तो नहीं सिखाएगा। जहाँ पे भी आप जाओ, यूट्यूब पे जाओ, आप इंस्टाग्राम जाओ,
कहीं पे भी आपको कोई भी सिखा रहा है तो वो बस उसका ओवरव्यू दे रहा है आपको। एक्चुअल प्रिंसिपल जो वर्किंग है वो आपको नहीं बोलेगा। उसके कुछ पेड सर्विसेज होंगे, क्योंकि अगर मैंने कुछ चीज़ बनाया है, अगर वो मेरे एफर्ट से, मेरे मेहनत से मैंने वो बनाया, तो मैं आपको फ्री में क्यों दूँ? करेक्ट, मैंने मेरा टाइम वेस्ट किया ना, आई हैव वेस्टेड नियरली सम पीरियड ऑफ टाइम, सम पीरियड ऑफ मनी इनटू इट, तब जाके वो प्रोडक्ट बना। अब जैसे आज भी हम किसी को क्लासेस सिखाते हैं स्टॉक मार्केट का, तो लोग बोलते हैं सर आप इतना अच्छा ऑलरेडी ट्रेड करते हो, इतना अच्छा पैसा बनाते हो, में ट्रेड करते देखते हैं, तो फिर एक क्लास क्यों बेच रहे हो? राइट, अभी बेचने का रीज़न ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे पैसा कमाते दो, मैं बस ये है कि अगर मैं अच्छा कुछ कर रहा हूँ तो मेरे साथ में और 4 लोग अच्छे करो। आप किसी को, मैं अगर किसी की हेल्प कर दूँ तो किसी और का हेल्प करेगा, वो किसी और का, तो ये जो साइकिल है घूम के कभी ना कभी मेरे पास आएगा जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी। तो हम ये बस इसलिए कर रहे ताकि आपको बेनिफिट, आपने किसी को दिया, जब मुझे था मुझे मिला। तो एक सर्कल, ये एक लाइफ सर्कल है जो आपके पास घूम के आएगा, दैट्स द ओनली रीज़न। लेकिन ये फ्री में नहीं हो सकता। करेक्ट, मैं आपको अगर बोलूँ कि कोई भी कंसर्न, जैसे आप कितने बड़े फॉर्म को चला रहे हो, मैं अगर बोल दूँ कि आप फ्री में करो, आप कर सकते हो फ्री में, लेकिन फिर उसकी वैल्यू नहीं रह जाती। वैल्यू नहीं रही, आपको अगर वैल्यू ऐड करना तो उसमें तो आप ये सोच के देखो कि मैंने इस बंदे को पैसा दिया है, तो फिर आप ध्यानपूर्वक सुनोगे भाई मैं ये क्या बोल रहा है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, क्वेश्चनिंग करोगे आप। सो नो मैटर आप ये खुद करो या किसी वेल्थ प्लानर के पास जाओ, आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या करने के फिराद में हूँ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप खुद करो या वेल्थ प्लानिंग से करो। खुद करना चाहते हो तो सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए पैसा डालना पड़ेगा, फ्री में कुछ मिलेगा नहीं, चाहे आप मुझसे करो, चाहे इनसे करो या दुनिया में किसी से करो। कोई भी आपको अगर बोल रहा है तो आई विल गिव यू फ्री वेबिनार, फ्री ट्यूटोरियल्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस नोट। वो ज्वाइन करो, उसके बाद में फिर 20-25 हज़ार का माल भेज ही रहा होगा आपको। करेक्ट, दैट्स एक्चुअली जो चलता है वेबिनार, और कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होता है। देयर इज़ नो टर्म एज फ्री और डिस्काउंट। यस, जिसकी जो प्राइस है उसी प्राइस में आपको वो मिलेगा। अभी जैसे बिग बिलियन डे का सेल आ रहा है कि ऑफर में निकाल रहा है, ऑफर में, अरे लोग कहते हैं ऑफर में नहीं निकल रहा है, जीएसटी कम हो गया, प्राइस उसका ऑटोमेटिक ड्रॉप हो गया है। अब इसमें डिस्काउंट नहीं है कुछ भी, बस जीएसटी कम है वो आपको दे रहा है। तो मॉरल ये है कि आपको वो बना रहा है और आप बन रहे हो, अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, वेल सेड। तो इसी के साथ हम हमारे इंस्टाग्राम के कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये सारे हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स से आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। इतना मेहनत करते हैं सर के साथ में, इतना टाइम निकाल के बैठे हैं, वो हमारे लिए टाइम निकाल के बैठे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं आपके लिए, तो इतना तो बनता है। सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को भी। ओके सर, तो पंकज जी क्वेश्चन पूछते हैं सर ये कि ये सब सुनने में बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन जो अभी स्टार्ट कर रहा है उसका थोड़ा सा ओवरवेलिंग भी हो सकता है। क्या आप इसमें एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्लान में तोड़ सकते हैं? कि मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को बोलूँ ना तो सुनने में बहुत पावरफुल लगता है कि इन्वेस्ट यहाँ करो और इसमें इतना पैसा बन जाएगा, लेकिन फिर ये हो जाता है कि इसके स्टेप्स मालूम नहीं है हमें, कि क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओ, लखपति बन जाओ। उसका एक स्टेप होगा, उसका एक टाइम होराइजन होगा कि इतने पर्टिकुलर टाइम पे मैं होल्ड करूँगा, प्लस उसकी कुछ मैच्योरिटी होगी, उसके बाद में आप उसके बेनिफिट्स को एंजॉय करोगे। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप है जो एक आम इन्वेस्टर ने करना चाहिए, वो आप मुझे थोड़ा सा बताइए ताकि हमारे पंकज जी को क्लैरिटी मिल पाए इस बात को लेकर। ओके फाइन। सो देखो पंकज जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका फर्स्ट स्टेप जो है ना, जो उनको करना है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले, तो फर्स्ट स्टेप इज डिसाइड योर गोल। असेसमेंट, गोल, जो पहले गोल का असेसमेंट करो और गोल डिसाइड करो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट का, उसको डिसाइड करो। सेकेंड थिंग इज रिस्क असेसमेंट करो। जो भी आपने गोल डिसाइड किया है वो गोल अचीव करने तक आप कितना रिस्क उठाने की क्षमता रखते हो। ओके, मतलब मार्केट में क्या रिस्क चल रहा है, इसके बजाय आपके खुद के जीवन में आप फाइनेंशियल रिस्क कितना ले सकते हो, उसके बारे में उसने सोचना चाहिए। तीसरा चीज जो उन्होंने, हम एक स्टेप ले लेते हैं। पहला गोल डिफाइन करना, दूसरा रिस्क एपिटाइट, रिस्क असेसमेंट करना करें। ओके, तीसरा उनका कंप्लीट लाइफ स्टेज एनालिसिस करना। ओके, मतलब वो क्या लाइफ स्टेज पे है, कौन से क्यूटिकल्स में अभी वो है। एग्जैक्टली, लाइक उनका लाइफ स्टेज क्या चल रहा है, लाइक मे बी ही इज सिंगल, ही इज रिसेंटली मैरिड, ही इज मैरिड विद यंगर चिल्ड्रन, ही इज मैरिड विद ओल्डर चिल्ड्रन, ही इज नियरिंग रिटायरमेंट और ही इज रिटायर्ड। ओके, उनका लाइफ स्टेज एग्जैक्टली क्या है, वो उनको उसके हिसाब से उनका थोड़ा सा प्लानिंग चेंज होगा। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ही शुड फोकस नाउ इज उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिवाइड करना है, सेग्रीगेट करना है।
उनको कि मुझे आने वाले 3 साल में कौन से फंड्स लगेंगे, मुझे आने वाले 7 साल में कौन से फंड्स लगेंगे, और मुझे आने वाले 10 से 12 साल में कितने फंड्स की जरूरत होगी। मतलब अपनी फंड का डाइवर्सिफिकेशन। एग्जैक्टली, ये सेग्रीगेशन क्लियर होना चाहिए। और सेग्रीगेशन में जैसे आप एक मैट्रिक्स इमेजिन करें वो, ओके, कि उसके एक वर्टिकल कॉलम में 3 साल, 7 साल और 12 साल में लगने वाला फंड है, और हॉरिजॉन्टल कॉलम में उस प्रोडक्ट की जो रिस्क है, टैक्सेशन है और एक्सपेंस रेशियो है, उसको रखें। ओके, तो हर प्रोडक्ट पे जैसे म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो उसका रिस्क, उसका टैक्सेशन और उसका एक्सपेंस रेशियो 3 साल में कितना होगा, 7 साल में कितना होगा और 12 साल में कितना होगा, इसका एनालिसिस उनको होना चाहिए। ओके, तभी जाके वो अलग अलग टाइम होराइजन्स पे निवेश कर पाएंगे। अदरवाइज उनको ये पता नहीं चलेगा कि अगर आज ये शेयर खरीद रहे हैं, आज ये म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, तो सच में उनके बेटी की शादी में काम आने वाला है या नहीं। ओके, या फिर आज जो शेयर और म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, मानो ये 2-4 साल के बाद लॉस में चला जाए। ओके, यस बैंक की देख लेते हैं। यस, बहुत सारे ब्लू चिप कंपनीज है जो 5 साल पहले, 10 साल पहले ब्लू चिप थी, लेकिन आज पेनी स्टॉक्स बन चुकी है। ओके, तो उनको ये असेसमेंट करना है कि एग्जैक्टली क्या टाइम ड्यूरेशन के लिए वो होल्ड करना चाहते हैं। ओके, और उनको पे आउट कौन से समय पर चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से उनको इन्वेस्टमेंट का अपना निवेश चालू करना चाहिए। ठीक, तो ये आपके स्टेप बाय स्टेप हो गया। पहले तो आप खुद के गोल को असेस कर लो कि आप क्या करना चाहते हो। दूसरा, रिस्क एपेटाइट को आप फाइनलाइज कर लो कि आप कितना रिस्क ले सकते हो सकता है कि आप लो वोलेटाइल मार्केट में काम करो, हाई वोलेटाइल में काम करो, ये डिपेंड करेगा आपके एज के ऊपर। तो आप किस क्यूटिकल में अभी वो चीज़ को याद रखो कि अगर आप जैसे न्यूली मैरिड हो, या आपने जैसे भी जॉब चालू ही किया है, बैचलर हो, या फिर बेटे हैं, या ओल्डर बच्चे हैं आपके, या फिर रिटायरमेंट के पास हो, इसके असेसमेंट कर लो। फिर देखो कि आप इन्वेस्टमेंट किस प्रोस्पेक्टिव में करना चाहते हो, कि ये पैसा मैं कितने दिनों तक होल्ड कर सकता हूँ, क्या इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से आप इजीली इसको हैंड कर सकते हो। अगर आपको और भी डिटेल में अगर जानना होगा तो ये सर का नंबर है, यहाँ पे ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप डायरेक्टली इनसे कॉल करके बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी हम इनके डिटेल्स छोड़ देंगे। एक फाइनल जो आपको टेक डाउन देना होगा किसी को कि बस हाँ, इस पॉडकास्ट से या फिर अपने लाइफ जर्नी में आप कुछ सीख ले जाना चाहते हो इस वीडियो से, तो वो आप सीख क्या दोगे यंगस्टर को भी और उनको भी जो आज EMI और ये क्रेडिट कार्ड के झमेले में फंसे हुए हैं, जो डेट में फंसे हुए हैं, जो रिटायरमेंट के पास है, जिनके पास में भी कोई ऑप्शंस नहीं लग रहा है। क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो फ्रॉम 25 अप टू 56 तक, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि 56 उम्र के लोग भी हमें देखते हैं। तो उनके पर्सपेक्टिव में भी आप कुछ एक फाइनल लाइन, एक सिंपल वर्ड में डिलीवर कर सकते हो प्लीज। राइट, सी मैं मेरा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव कि अगर किसी की इन्वेस्टमेंट ना बेसिकली कोई 1-2 साल का खेल नहीं है, ओके, इट्स अ जर्नी, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। हाँ, जब तक आप जीवित हो, मैं तो कहता हूँ आपको कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना ही। ओके, भले ही आप आपका नॉलेज इन्वेस्ट करो, समय इन्वेस्ट करो या पैसा इन्वेस्ट, ओके, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट अगर किसी को करनी है तो इन्वेस्टमेंट खुद में करो। हाँ, एंड इन्वेस्ट फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस। ओके, जैसे आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, उसके बाद एक लेवल आना चाहिए। अगर जिसके जीवन में वो लेवल आता है कि मैं कुछ सेटिस्फैक्शन के ऊपर कंट्रीब्यूशन कर सकूं, मतलब मुझे जो फाइनेंशियल नॉलेज आई है, मैंने जो अचीवमेंट किया है, उसे मैं दूसरे के साथ शेयर कर सकूं, ऐसे लेवल तक खुद में इन्वेस्ट करो, जिससे आपको एक संतुष्टि मिले। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हो उसका सही वक्त पे आपको काम आए, जो आपको पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस दे, उसी के लिए आप जीवन भर इन्वेस्ट करो। और प्रॉब्लम एग्जैक्टली ऑपोजिट रहता है, ये रियलिटी ऑपोजिट है कि लोग स्ट्रगल करते हैं पीस ऑफ माइंड के लिए। वेल सेड, मतलब आपको खुद में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं भी एक मॉरल आपको ये दे दूँ कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट सोचो या कुछ भी सोचो तो उसको एक कुरुक्षेत्र की तरह समझो। कुरुक्षेत्र में अगर आपको उससे बाहर निकलना है तो पहले कुरुक्षेत्र को समझना जरूरी है। राइट, तो नॉलेज एक्वायर करो, टूल्स एक्वायर करो, मोड ऑफ ट्रैवलिंग एक्वायर करो कि आप कैसे करोगे। जब आप इन सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करोगे तो आपके गोल तक पहुंच ही पाओगे, या तो खुद या तो किसी सपोर्ट से। अगर वहीं जब हम कहते हैं कि अर्जुन के अगर सारथी कृष्ण नहीं होते तो शायद महाभारत अर्जुन नहीं जीत पाता,
क्योंकि नो मैटर वॉट जो आप देखोगे कॉर्बो के साइड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे ऑलरेडी। अर्जुन ने जिससे सीखा है वो भी खुद उसके अपोजिट में ही थे। तो मतलब ये है कि अगर आपके पास सारथी है, आपके पास एक अच्छा मेंटर है, तो आप आपकी वेल्थ प्लानिंग, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो हम इसी के साथ में इसको यहीं समाप्त करेंगे। इतना एफर्ट हमने डाला है आपके लिए, सर को बुलाया, सर ने अपना टाइम यहाँ दिया है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना, लाइक किए बिना जाना नहीं। ये सारे एफर्ट्स हम आपके लिए ही डालते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अंत तक देख रहे हो आप, तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब किए नहीं जाना। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखूँगा। थैंक यू सो मच सर आपका कीमती समय देने के लिए, और ऐसे ही हम आपको मिलेंगे फिर एक किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।